ठीक है सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र सर, आप आज के बजट को किस तरीके से आंकते हैं आने वाले वक्त में, पॉलिसीज के लेवल पर, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के स्तर पर? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही साधारण सा और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने वाला बजट था ये, बल्कि पूरा बजट भी नहीं था। और हमें देखना होगा कि जून में हमारा बजट कैसा आता है। लेकिन बजट से एक चीज जरूर पता चल गया कि हमारे बजट का स्केल कैसा है, टैक्स मोबिलाइजेशन किस तरह से चल रहा है, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, डेफिसिट कैसा है। तो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का ये पॉइंटर है। और क्योंकि इस बजट में जो एक आम आदमी की जो उम्मीद होती है कि कहीं पे टैक्स में कटौती होगी, कहीं पे कोई छूट मिलेगा, कहीं पे कोई फायदा होगा, किसी भी तरह का छोटा मोटा फायदा या नुकसान इस बजट में नहीं हुआ है। जी, टैक्स में बदलाव होना चाहिए, ज्यादातर लोगों की उम्मीदें थी। क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में टैक्स को लेकर कोई बदलाव ना करने का जो ऐलान किया है, यही आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए सर? इंटरिम बजट से यही उम्मीद की जानी चाहिए? हाँ, इंटरिम बजट में तो ये बेसिकली सरकार को सॉल्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए ये इंतजाम है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की जरूरत थी। अगर टैक्स के तौर पे अगर नहीं देखा जाए कि टैक्स की कुछ छूट कुछ मिलती, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत तरीके के अनोमलीज हैं और बहुत सारी चीजें महंगाई दर से, जैसे आपने देखा होगा कि सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का पुराने जी सिस्टम टैक्स सिस्टम में जो छूट मिलती है, वो साल साल दर साल बदला ही नहीं है। हमारे टैक्स रेट जो है वो महंगाई के हिसाब से बदले ही नहीं है। तो और दूसरा चीज की जो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट का जो सीलिंग है कि 2 लाख रुपए तक आपको उस पर टैक्स, सरकार अगर चाहती है कि इंसेंटिवाइज करे लोग मकान खरीदें, जी और चूंकि मकान खरीदना उसका उसका अंडरलाइन ये है कि यहाँ पे बहुत रोजगार मिलता है लोगों को। जब भी नए मकान बनते हैं तो वहाँ लोगों को बहुत काम मिलता है। और ये सरकार का जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है जॉब प्रोवाइड करने का, वो भी फुलफिल होता है और लोग, ठीक। लेकिन वहां पे भी किस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये लोगों की उम्मीदें थी। और और बजट में जो मैं सोचता हूँ कि एक फाइनेंशियल बिल है और यहाँ पे बहुत सारे ग्लिचेस को क्लियर किया जा सकता है। एक बड़ा सा ग्लिच जो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट आया था, रेरा। लाखों लोगों को मकान नहीं मिला है, वहां पे कुछ कार्रवाई करने की जरूरत थी। जी, धीरेन्द्र सर, टैक्स के मोर्चे पर मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगा। सरकार ने, वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी सामने रखा, जिसमें सरकार ने कहा कि देखिए, अब जो रिफंड है वो औसतन 10 दिन में मिल जा रहा है। हमने टैक्स रिफंड के पूरे प्रोसेस को बहुत बेहतर किया है। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.5 गुना लगभग बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस गैर जरूरी थे उनको खत्म कर दिया है। वो 10,000 रुपए का अगर टैक्स बनता है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, इस तरीके के कुछ ऐलान भी किए हैं। ओवरऑल टैक्स के मोर्चे पर पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को आप किस तरीके से आंकते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि वहां पे हम लोगों ने बिल्कुल तरक्की की है। अब केवल टैक्स दरों में कमी करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो जीएसटी जो का जो बोझ है, जीएसटी का जो वजन है, जीएसटी का जो जिस तरह का विस्तार हुआ है हमारे देश में, भले ही कम लोग डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे करते हो, पर अगर आप पार्ले जी का भी 5 रुपए का अगर आप बिस्किट खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है। इस उस तरह से भारत में आज जो जिस तरह से जीएसटी का विस्तार हुआ है, उसमें ये कहना कि कोई बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, ये गलत होगा। जी सब लोग टैक्स पे करते हैं और ये अनिवार्य हो गया है। इसका एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन बहुत दमदार है, बहुत जबरदस्त है और ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग सिलेक्टिव और जो लोग कंप्लाई करते हैं, उनको तो ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। पहले स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पे बहुत बहुत और सुविधा की जरूरत है। और इन चीजों में बिल्कुल एक बदलाव हुआ है और हमें देखना चाहिए कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। टैक्स पेयर्स 2013-14 में हमारे देश में 3 करोड़ 36 लाख थे, जो 2023-24 में बढ़कर 7 करोड़ 41 लाख हो गए। जीएसटी पे करने वालों का जो आंकड़ा है उसको भी अगर हम देखें तो 2017 में 98 लाख लोग जीएसटी देते थे, 2023 के आखिर तक आते आते 1 करोड़ 40 लाख लोग जीएसटी दे रहे हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी है और जो सरकार की कोशिश रही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोशिश रही कि टैक्स पेयर्स का जो बेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, उस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सही तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नंबर है। 7 करोड़ लोगों का
डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे करना। और जीएसटी के दायरे में तो सारे लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि जीएसटी के डीलर्स और वेंडर्स चाहे जो भी हों, उसका वो तो उसका वहन तो सब आम जनता करती है, और हर एक आदमी, किसी के लिए जीएसटी से बच पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बल्कि लोग जो बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर था, शायद वो फेलियर था बहुत सारे डायमेंशंस पे, पर इस डायमेंशन पे वो बहुत ही खरा उतरा है कि लोगों के मन में और खासकर जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इन दोनों की वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो विस्तार हुआ है, जी जिससे बच पाना मुश्किल है, जिसके और इनपुट टैक्स का जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ है, ये काफी जबरदस्त है। और इससे लोगों के लिए एक खास स्केल के बाद टैक्स से बच पाना असंभव है।